तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति को बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार। कहा कि सरकार का जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की पहल से दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज। आयात नीतिगत उपायों से तुअर, उड़द और मूंग की आयात में हुई वृद्धि। नरेंद्र सिंह तोमर और मलेशिया की बागान उद्योग और वस्तु मंत्री जुरेदा कमरुद्दीन ने दिल्ली में की बैठक। तोमर ने कहा कि मलेशिया के साथ साझेदारी से पाम ऑयल किसानों को खेती करने में मिलेगी मदद। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं की जमीनी स्तर पर 100% पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड में कहा कि सभी एजेंसियों को आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर ध्यान देना होगा। इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में ग्रामीण भारत के लिए रखे गए लक्ष्यों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति को अपनाकर सभी हितधारकों को काम करना होगा। इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है।
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बजट 2022 में 80 लाख नए पीएम आवास बनाने, हर घर तक नल से जल योजना के तहत 4 करोड़ नए पानी के कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से गांव में सर्विस सेक्टर के विस्तार और पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में लाने जैसी योजनाओं पर काम करना है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गांव के स्तर पर लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वाटर गवर्नेंस को बल मिले, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें गांव में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप के लिए प्रयास करने होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मलेशिया की बागान उद्योग और वस्तु मंत्री जुरेदा कमरुद्दीन की कृषि भवन नई दिल्ली में बैठक हुई। कृषि मंत्री तोमर ने मलेशिया से पाम ऑयल प्लांटेशन में सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पाम ऑयल की खेती के लिए मलेशिया के साथ साझेदारी से पाम ऑयल उत्पादकों को काफी मदद मिलेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने मंत्री कमरुद्दीन और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया पाम ऑयल व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत पाम ऑयल क्षेत्र में मलेशिया के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है, जिसमें भारत पाम ऑयल की खेती में मलेशिया के विशाल अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं। इन उपायों के कारण तुअर, अरहर दाल की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तुअर, अरहर दाल की औसत थोक मूल्य फरवरी में लगभग 9,256 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो पिछले साल फरवरी को लगभग 9,530 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी कि थोक मूल्य में करीब 3% की गिरावट हुई है। और इसी प्रकार फरवरी में आई रिपोर्ट के अनुसार तुअर, अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9,252 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि पिछले साल करीब 9,580 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी कि औसत थोक मूल्य में 3.42% की गिरावट हुई है। पिछले साल मई में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिल मालिकों और आयातों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई थी। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की बागवानी की जाती है, जिससे 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना कारोबार होता है। शिमला के कोट खाई में हाई डेंसिटी तकनीक से सेब का उत्पादन किया जा रहा है। पारंपरिक खेती की तुलना में उच्च घनत्व की इस खेती से कम जमीन में 100 गुना अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। कोट खाई के ही एक उन्नत बागवान विशाल शांगटा ने 5 बीघा जमीन पर उच्च घनत्व तकनीक से 1500 पौधों का बागीचा लगाया है और पारंपरिक खेती की तुलना में उन्हें 5 से 10 गुना तक अधिक आमदनी हो रही है।
विशाल शांगटा ने बताया है कि पारंपरिक सेब की खेती से मात्र 40 से 45% ही ए ग्रेड हासिल होता है, जबकि हाई डेंसिटी तकनीक में 90% से ज़्यादा ए ग्रेड सेब की पैदावार होती है। किसानों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खेती करनी चाहिए। उन्नत तकनीक बागवानों की आय को बढ़ाने में सक्षम है। मान के चलिए इसकी मैक्सिमम जो यील्ड थी, अगर ट्रेडिशनल पे जाते हैं तो 400 पेटी के आसपास निकलना था। बट लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हाई डेंसिटी की बात करें, इसमें डेफिनेटली आने वाले 5 साल में जो 1500 प्लांट है तो हमारा इसमें जो है 20 किलो एक प्लांट के हिसाब से आ जाएगा। तो मान के चलिए हमारा 2 डब्बे इसमें निकल गए हैं, तो डेफिनेटली 2500 से 3000 डब्बा सेब हमारा इसमें निकल जाएगा। और सेकेंडली रेट्स जो है इसमें जो क्वालिटी जो है हमारी 90 to 95% जो है ए ग्रेड ही निकलती है, क्योंकि इसका जो टॉल स्पिंडल एंड सुपर स्पिंडल जो मेथड जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं, जो यूरोपियन लोग भी अडॉप्ट करते हैं, तो उससे जो है सन हार्वेस्ट बड़ा प्रॉपर होता है और उससे जो कलर जो है बड़ा अच्छा आता है। तो हाई कलरेशन जो क्वालिटीज़ लगाने के बाद जो इसमें कलर अच्छा आएगा और सारा माल जो आपका ए ग्रेड का होगा, तो हमारा जो एक तो यील्ड जो है 3 टाइम ऊपर निकल जाएगा। सेकेंडली जो है रेट भी हमारा जो इसका डबल हो जाता है कि अगर आप लास्ट ईयर कंपैरिजन करें तो हमने इसका जो मैक्सिमम रेट जो हमारा 195 जो 195 रुपये किलो के आसपास गया था और नीचे 130 तक, मतलब ऑन एन एवरेज इसका 150 से 160 रुपये किलो सेब आपको घर बैठे बढ़ जाता है। इसीलिए हमको लगता है कि ये फायदे का धंधा है। और डीडी कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ जल को घरों तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड में 20 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है और जिसमें 60% तक काम पूरा हो चुका है। केवल बुंदेलखंड की यदि मैं चर्चा करूं तो बुंदेलखंड के इन 9 जिलों में 7,862 गांवों में 16,000 करोड़ रुपए लगभग की लागत से 20 लाख हाउसहोल्ड तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में काम शुरू हुआ। और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि 60% हमने उसमें काम पूरा कर लिया है और आने वाले 1 वर्ष में बुंदेलखंड के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। इसको हम जो है निश्चित रूप से जो है वो संभव करके दिखाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए डैशबोर्ड जारी किया। पीएम आवास योजना डैशबोर्ड एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। इसके जरिए राज्य स्तर के सचिव से लेकर जिला और ब्लॉक तक सभी स्टेक होल्डर इस डैशबोर्ड का उपयोग कर सकेंगे। और क्या खासियत है इस डैशबोर्ड की, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत डैशबोर्ड को जारी किया गया है। किस तरह का होगा ये डैशबोर्ड, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, किस तरह का ये डैशबोर्ड? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना था कि सबको घर दें। 2016 में उन्होंने इस अभियान को शुरू किया 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से। वहाँ 4 करोड़ 0.4 लाख आया था, लेकिन अंत में राज्यों ने 2.95 करोड़ दिया हुआ वो। अब उसमें भी दिशा में सांसदों द्वारा बार बार आता था कि साहब इसमें भ्रष्टाचार है, ये है। तो अभी तक आवास सॉफ्ट था, जिस पर 2011 सेंसस के लाभार्थी का नाम, ये सारी चीज था, कब दिया टोटल। लेकिन अब जो डैशबोर्ड एनआईसी ने बनाया है, इस डैशबोर्ड में इसको मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कहें या इस डैशबोर्ड को ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड कहें कि कहाँ रुका हुआ है, किन लाभार्थियों को अब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ गया, कितना डिले हो रहा है, किसके कारण डिले हो रहा है, ये सभी रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री इमोशनली ये काम कोई नया नहीं चल रहा है। इंदिरा आवास के नाम से 1985 से चल रहा था। 85 से लेकर 2014 तक केवल 3 करोड़ 26 लाख बना और प्रधानमंत्री ने 7 साल में ये 2 करोड़ 45 लाख बनाया। तो ये प्रधानमंत्री का इमोशन है। इसीलिए आज हमने इस पूरे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को पब्लिक के हवाले कर दिया और ये दायित्व राज्य को दिया हूं। राज्य
ब्लॉक के अधिकारी को वहां जितने जनप्रतिनिधि, जितने पॉलिटिकल हारे जीते, सबों को ये डैशबोर्ड का लिंक देने का काम उनका होगा। मॉनिटरिंग, जहां किसी को गड़बड़ लगे, अभी मैंने एनआईसी से आग्रह किया है, उन पब्लिक को भी शिकायत करने का, जेन्यून शिकायत, प्रमाण के साथ शिकायत अगर करेंगे तो जिला से लेकर के केंद्र तक उसको मॉनिटरिंग करने का अधिकार होगा। और ये पब्लिक को सुपुर्द कर दिया हूं, ये पहली बार है। प्रधानमंत्री भी बात करते हैं पारदर्शिता की, इस तरह से कितनी पारदर्शिता और सामने आएगी? ये पारदर्शिता ऐसी पारदर्शिता होगी कि गरीबों का स्कीम गरीबों द्वारा इसको संचालित या देखरेख या निरीक्षण या डैशबोर्ड का मॉनिटरिंग ये गांव गरीब किसान करेगा खुद। लगता नहीं सर मंत्रालय का कार्य कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे आपने ये शुरुआत की है। उसके लिए जिला को दायित्व दूंगा कि पहला जिला से आए उसको दूर करो, राज्य को कि राज्य का आप करें, और जिला और राज्य अगर उस पर नहीं कार्रवाई करेगा तब केंद्र उनको बताएगा। सिक्किम के कृषि, बागवानी, पशुपालन मंत्री लोकनाथ शर्मा ने CSIR IHBT पालमपुर हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, हींग, केसर, सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती, फूलों की खेती और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कई और तकनीकों को निष्पादित करने में मदद करेगी। हालांकि CSIR IHBT पालमपुर पहले से ही पूर्वोत्तर राज्यों में कई पहलुओं पर काम कर रहा है, जिसमें विटामिन D2 समृद्ध शीट केक मशरूम और वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक बायोगैस संयंत्र स्थापना के उत्पादन के लिए पारंपरिक उद्योग समूह के पुनर्जनन योजना शामिल है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना और CSIR अरो मिशन के तहत तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा है कि सिक्किम सरकार हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी के 2047 के नए भारत की संकल्पना के संदर्भ में आम बजट के कृषि के लिए किए गए प्रावधान कितने मददगार साबित होंगे, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की ICAR में कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा से। केंद्र सरकार के एजेंडे में देश की कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान प्रणाली को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के नवाचारों आधारित प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं संदर्भों के तहत आम बजट 2022 में कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान भी देखने को मिले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा। जैसे कि आपने देखा जो ये बजट अभी डिक्लेयर हुआ, इस बजट को आप यही कहेंगे कि ये हमारे लिए किसान के लिए जो है बहुत ही लाभदायक है और कृषि के लिए लाभदायक है विशेष तौर पर। और उसमें जितना भी आप केंद्र बिंदु में अगर आप देखेंगे तो कृषि उसमें केंद्र बिंदु में नजर आएगी। और जहाँ तक कि आप यूनिवर्सिटीज़ और अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो अनुसंधान और उसको बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य बिंदु जो मुझे इसमें दिखाई दिए, जो वो पहला पॉइंट इसमें जो आया था निकल करके कि हम जो जितने भी हमारी तिलहनी फसलें हैं उनको हम कैसे बढ़ावा देंगे, तो उस पर जो है अनुसंधान के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि नई किस्मों को आगे जो है हम कैसे प्रमोट कर सकें। और दूसरी जो बात इसमें निकल करके सामने आई है कि हम अपने उसकी इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। जो एक इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स जो है 2023 बनाया जाएगा। 10 से 20% का जो बजट है और 10 से 20% के जो अनुसंधान है वो कम से कम जो है नेचुरल फार्मिंग पर किए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की इस बजट के जरिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, एग्री यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना, इस तरह की चीज़ें होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2047 का नया भारत है उसको कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने में किस तरह की संकल्पना हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो आप देखेंगे कि निरंतर रूप से परिवर्तन हर जगह देखा गया है और अनुसंधान भी जो है एक प्रकार की निरंतर प्रक्रिया है। और अब जो आधुनिक खेती है, इस आधुनिक खेती में हम लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए भारत सरकार अपने आप में प्रतिबद्ध है
कि हम कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है, नए टूल्स हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको लेकर के आए, जैसे कि ड्रोन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ये थे भारत के कृषि आयुक्त एवं ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा, जिनका मानना है कि आम बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों से न केवल देश के अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि देश में कृषि, शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को एक खुशहाल और संपन्न राष्ट्र बनाने का संकल्प भी पूरा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मूर्ति के साथ मोपी यादव, दिल्ली। और आइए देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या रहा भाव। इस साल देश में घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की उपज 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान मक्का की पैदावार 3,24,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। वहीं रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का रकबा बढ़ा है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। फिलहाल बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 फरवरी को मक्का का भाव था 1,500 रुपए, 22 फरवरी को इसके सौदे 300 रुपए मजबूत होकर 1,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 22 फरवरी को मक्का का भाव 50 रुपए टूटकर 2,000 रुपए से 1,950 रुपए हो गया, जबकि यहीं की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 21 और 22 फरवरी को मक्का बिना किसी बदलाव के 1,900 रुपए पर बिकी। गुजरात की जंबूसर मंडी में 21 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,760 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 10 रुपए बढ़कर 1,770 रुपए हो गया। और मंडी के भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें खेती का ध्यान। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहे। यहीं गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके अलावा लौकी और भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार करें। अभी खीरे की बुआई करते रहें। मध्य प्रदेश में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। मध्य प्रदेश में काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही लीची के बागों में सिंचाई करने का समय सही है। किसान काबुली चने के खेत की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय मक्के की बुआई करते रहे। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। वहीं मूंग की बुआई कर ले। इसके साथ ही उड़द की बुआई करते रहे। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी के बागों में सिंचाई कर ले। सूरजमुखी के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। इसके अलावा सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के।
और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान। इस चरण में 9 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में कामयाब टीकाकरण अभियान का जिक्र किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें गद्दी से प्यार है। चुनाव वाले राज्यों में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए चुनाव आयोग ने जनसभाओं और रैलियों के लिए उपलब्ध जगह की केवल 50% क्षमता के उपयोग पर जारी प्रतिबंध में ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों के तहत अपनी बैठकें और रैलियां कर सकते हैं। आयोग ने जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ रोड शो की भी अनुमति दी है। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन मामले में पूछताछ। निदेशालय की एक टीम तड़के मलिक को अपने साथ लेकर एजेंसी के दफ्तर पहुंची। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल मलिक के खिलाफ अंडरवर्ल्ड से लेन देन की बात कही थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में निदेशालय ने जांच तेज की थी। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,102 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 31,337 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के उपचार करवाकर स्वस्थ होने की दर 98.42% हो गई है। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 176 कोविड-19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 33,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 172.68 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 10.98 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान देर से चल रही है। वहीं जम्मू श्रीनगर राजमार्ग भूस्खलन और बर्फ के जमा होने के कारण बंद हो गया है। और आज किसान समाचार में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।